स्वागत है द स्मार्ट विजन क्लासेस में। 2026 1 जनवरी 1 तारीख को हम लोग अपनी क्लासेस कर रहे हैं और आपने कई नए साल देखे होंगे। ये भी एक नया साल है। कई आंखों ने नए नए सपने सजाए होंगे, नई उम्मीदें बनाई होंगी। हर साल एक नई उमंग के साथ प्रारंभ किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। एक नई सोच के साथ प्रारंभ किया जाए ज्यादा बेहतर है। हमें करना क्या होता है नए साल में? नए साल एक विशेष दिन होता है। पहला दिन, जो पहली तारीख जो होती है जनवरी की, वो एक विशेष दिन हर एक व्यक्ति के जीवन में एक विशेष पल जरूर लेके आता है। तो इस नए साल कुछ संकल्प लीजिए कि ये जो जैसा वातावरण आप जी रहे हैं उस वातावरण से निकलेंगे, अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे और एक नई उम्मीद के साथ, एक नए उदय के साथ, जो अंतिम 2026 का 31 दिसंबर होगा, उस दिन आप अपने आप से ये कह सकें कि हाँ, मैंने इस साल जो मुझे करना था मैं वो करने में सफल रहा। तो आइए अपनी इस कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। सकारात्मक रहिए, कुछ लिखिएगा जरूर, कुछ लिखना जरूर प्रारंभ कीजिए। आज कोई एक डायरी खरीद के लेके आइए, कोई पेन खरीद के लेके आइए। लिखिए एक नई नई डायरी, नई कलम से कोई नए इतिहास लिखने का प्रारंभ कीजिए, जो आपके और इस समाज के लिए उत्थान का कार्य कर सके। तो चलिए आइए हम अपनी सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कि आज हमने कौन कौन से सवाल हैं, और आज के बाद से कल से हमारा जो है चैप्टर वाइज सेशन स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर वाइज सेशन में हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यूज देखेंगे। पहले उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फिर उसके एमसीक्यूज देखेंगे और फिर उसके बाद उसके एक लंबे एमसीक्यूज को देखेंगे कि वहां से कोई कोई अगर हमने कुछ पढ़ा है तो क्या वो वहां से सवाल फंस रहे हैं, नहीं फंस रहे हैं, हम नए सवालों को कैसे कर सकते हैं, आयोग नए सवाल कैसे बनाएगा, पूछने की क्या गुंजाइश है, उस पे ज्यादा हमारा प्रकाश होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और जो लोग नए आए हैं इस सत्र में, वो इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ठीक। और अपने दोस्तों यारों को भेजिए जो सब आते हैं, किरण और बाकी जितने भी लोग हैं सब अपने अपने जल्दी जल्दी आए। ठीक। आइए अपने सवालों को देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? भारतीय संविधान भारतीय संविधान की बात की जा रही। भारतीय संविधान में किसकी बात की जा रही? नीति निर्देशक तत्वों की बात की जा रही है। अब नीति निर्देशक तत्व जो है वह किस भाग में है? अब ये तो इतना तो मैंने आप लोग के साथ इतनी तो रूबरू हो ही चुके हैं कि कहां पे है। तो इसका क्या जवाब होगा? आप लोग के जवाब आने चाहिए चौथी, फोर्थ। पहली, दूसरी, तीसरी में क्या है? पहली में क्या है, दूसरी में क्या है, और लास्ट ये देखिए अंतिम। ठीक। अंतिम मतलब 12वीं अनुसूची की बात कर रहा है। ठीक है, 22वें भाग की बात कर रहा है। ठीक। तो अनुसूची भी पता होनी चाहिए, भाग भी पता होने चाहिए और अनुच्छेद भी पता होने चाहिए। तो चौथी तो ये हो गया। और कहां से कहां तक, कौन कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। ये कहां से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात सबसे पहले वहीं के संविधान में की गई। वहां पे जनता को काफी कल्याणकारी राज्य केवल राज्य की शक्ति नहीं है, वहां पे उसको एक राजनीतिक शक्ति के रूप में भी प्रयोग किया गया, इसीलिए वहां से लिया गया। ठीक। अगला सवाल। गुड मॉर्निंग और हैप्पी न्यू ईयर आप सबको भी। बताइए श्रेणी समाजवाद का स्वरूप क्या है? श्रेणी समाजवाद का स्वरूप जो है, देखिए श्रेणी समाजवाद का तात्पर्य देखिए। सबसे पहले तो श्रेणी समाजवाद समझना है। श्रेणी समाजवाद क्या कहता है? श्रेणी समाजवाद किस किस संघर्ष की और किस वर्ग विशेषता की बात करता है, ये हमें पता होना चाहिए। आप लोग आइए जवाब दीजिए, किसकी देन है श्रेणी समाजवाद? ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग शिवम सोनी, रामानुजम यादव। देखिए श्रेणी समाज, देखिए पदानुक्रमण की बात कर रहा है। श्रेणी समाजवाद देखिए, ये श्रेणी आ गया ना, ये बात कर रहा है कि देखिए श्रेणी समाजवाद में क्या है, इसमें जो पद दिए गए किस पद पे कौन है,
पद चिन्हों की बात कर रहा है, उन कौन पद चिन्हों पे कौन सा व्यक्ति आश्रित होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट है, अगर केंद्र में कोई सत्ता में बैठता है या राज्य में कोई सत्ता में बैठता है, तो राज्य में सत्ता पे कोई बैठेगा तो कौन प्रमुख होगा, और केंद्र में कोई बैठेगा तो कौन प्रमुख। ये सबसे पहले ब्रिटेन में ग्रीड सिस्टम की जो बात की गई है कि हर एक जगह पे समानता का व्यवहार किया जाएगा, वह कौन करेगा। ठीक, अगला सवाल। हाँ, यूके सही है। व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध बताना है। देखिए यहाँ पे संबंध भी बताइए और व्यक्तिवाद और उसमें अंतर भी पता होने चाहिए, हमें अंतर भी पता होना चाहिए, अंतर भी पता होने चाहिए। अंतर क्या होता है, आप देखिए समानता क्या होती है। किसी भी व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिज्म की बात सबसे पहले तो किसने की थी, आपको याद होगा। इंडिविजुअलिज्म की बात किस विचारधारा के व्यक्ति कर सकेंगे, जो उदारवादी विचारधारा के होंगे। और जो समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति होंगे वो क्या होंगे, वो पुरातनवादी होंगे। और उन पुरातनवादी एक साथ नहीं, पुरातनवादी के साथ साथ उनके अंदर जो समानता के भाव का सृजन होना आवश्यक है। ये दो चीजें जब होंगी तब वो व्यक्ति जो है उन दोनों में संबंध स्थापित हो पाएंगे। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा बताइए। सही कह रहे हैं आप लोग। देखिए व्यक्तिवादी और समाजवाद में संबंध किस प्रकार का है। ठीक, संबंध संबंध मतलब कि दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं, दोनों में कोई रिलेशन है कि नहीं है, दोनों में सहयोग का रिलेशन है, नहीं। व्यक्तिवाद जहां पे इंडिविजुअलिज्म की बात करें, इंडिविजुअलिज्म स्वतंत्रता की बात करता है, समाजवाद वहां उसकी बात नहीं करता। परस्पर सहयोग नहीं है, आदर आदान प्रदान है। व्यक्तिवाद समाजवाद से आदान प्रदान है, नहीं है। ठीक, परस्पर मिलन, दोनों में एक दूसरे का मिलन है, नहीं। ये दोनों क्या है, व्यक्तिवाद जहां होगा वहां समाजवाद स्थापित नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, परस्पर विरोधी म्यूचुअल ऑप्शंस होंगे। ठीक, तो बात आपको समझ में आई। अब अंतर की बात, अंतर का मतलब कि संबंध है लेकिन इसमें एक समानता भी है। अंतर के संबंध में समानता क्या है, अंतर के संबंध में समानता है कि दोनों जो है वो व्यक्ति को समाज के अंग के रूप में देखते हैं, समाज के अंग। ठीक, ये हो गया। हाँ सही है। अगला सवाल, समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वर्ग से है। समाजवाद किसकी बात करेगा, समाजवाद की पैरवी कौन कर रहा है, कौन विचारक कर रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले देखिए समाजवाद की पैरवी कौन करेगा, समाजवाद की पैरवी मुख्यतः कौन करेगा, हमारा श्रमिक वर्ग के लिए की गई है। हमारा जो श्रमिक वर्ग है, जो 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 कारखानों में कार्य कर रहा है जो वर्ग, उसके लिए कही। अब एक बात और मुझे बताइए, अभी हमने प्रीवियस ईयर सवाल देखा, जो पूंजीपति वर्ग है यह व्यक्तिवाद की बात करता है, यह व्यक्तिवाद की बात करता है। और व्यक्तिवाद किसकी बात करता है, व्यक्तिवाद जो है वो उदारवादी सोच है। वह क्या है, उदारवादी सोच है। ठीक, जो टोटलिज्म की बात की गई है इसमें व्यक्ति की अपेक्षा किस पे अधिक महत्व दिया गया है। जो टोटलिज्म है, टोटलिज्म क्या करता है, सर्वाधिकवाद क्या करता है, व्यक्ति की अपेक्षा वह किसको अधिक जो टोटलिज्म है, टोटलिज्म शब्द से ही, टोटलिज्म शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है वह किसकी बात कर रहा है, टोटलिज्म है तो यह किसी समूह की बात कर रहा है। यह ग्रुप, टोटलिज्म मतलब कोई एक ग्रुप है। तो ग्रुप कहाँ पे क्रिएट होगा, वह किसके रक्षा की बात करे, और अगर वो इसकी रक्षा की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, राज्य की रक्षा की बात कर रहा है। जब राज्य रक्षित होगा तभी जाकर वह व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी। ठीक, बात आपको समझ में आई। हाँ, इसका क्या हो जाएगा, राज्य की रक्षा करना सर्वाधिकवाद का में उद्देश्य है। ठीक, अगला सवाल, सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शीर्षक में हुआ है। सामाजिक आर्थिक उपबंध, और साथ में आपको यह भी बताना है कि राजनीतिक उपबंध का वर्णन कहां पे हुआ है। इसका उपबंध कहां पे, राजनीतिक उपबंधों का उल्लेख कहां पर है। सामाजिक उपबंध तो हमें पता है, सामाजिक और आर्थिक उपबंधों की बात कहां पे की गई है, भारत के नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। यह भाग 4 में अनुच्छेद 36 से
51 के बीच में। लेकिन राजनीतिक उपबंधों की बात कहाँ पे की गई है? यह हमारे फंडामेंटल राइट में की गई है, मौलिक अधिकारों में बात, मूल अधिकारों में इसकी बात की गई है। ठीक, अगला सवाल, सामाजिक न्याय की अवधारणा का निम्नलिखित में से किस पे बल देता है? सामाजिक न्याय किस पे बल देता है? देखिए, सामाजिक न्याय किसी भी प्रश्न को समझने का सबसे बड़ा उत्तर है उस पे क्रॉस एग्जामिनेशन उसका कर दिया जाए। तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन अगर हम इसका करेंगे तो सामाजिक प्लस न्याय, सामाजिक न्याय कब घटित होगा? हमारे प्रस्तावना में क्या उल्लेख किया गया है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय जब तक स्थापित नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की बात नहीं कर सकता। फंडामेंटल राइट, हाँ वेरी गुड, हाँ हाँ सही बताया आपने। देखिए, सामाजिक न्याय की बात कहाँ पे की गई है? सामाजिक न्याय की बात कहाँ की गई है? सामाजिक न्याय की बात सबसे पहले हमारे मार्क्सवादी विचारधारा में की। ठीक, अगला सवाल, जस्टिस शब्द जस्ट से निकला है, जस्ट का संबंध किस भाषा से है? जस्ट का संबंध, जस्टिस शब्द जस्ट भाषा से, जस्टिस शब्द जस्ट भाषा निकला है। जस्टिस कैसा? जस्ट जो है वो कोई भी शब्द हुआ, जस्टिस हुआ, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, या कोई भी शब्द, मुख्यतः शब्द कहाँ से निकले हुए हैं? सब लैटिन भाषा से निकले हुए हैं। कहाँ से? सब हमारे लैटिन भाषा से निकले हुए हैं, सब लैटिन भाषा से निकले हैं। ठीक, मुख्यतः आपके डिक्शनरी में जितने भी वर्ड हैं, ठीक, वो सारे वहीं से निकले हुए हैं। अगला सवाल, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून जो है वो उच्चतर के द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। यह कानून की तरह की अपनी की एक परिभाषा है, यह कौन बता रहा है? देखिए, कानून जब कानून कानून को एक सुपरमेसी के रूप में कौन वर्णित करेगा? कानून को सुपरमेसी के रूप में वर्णित किया है हमारे ऑस्टिन ने। ठीक, ऑस्टिन ने कानून को एक सुपरमेसी के रूप में वर्णित किया है। अगला सवाल, जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती। जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती। मतलब स्वतंत्रता और कानून के बीच में, लॉ एंड ऑर्डर एंड फ्रीडम दोनों जो है वो एक दूसरे से संबंधित है। ये कौन करेंगे? जो स्वतंत्रता की बात, जो उदारवादी विचार, जॉन लॉक महोदय, जॉन लॉक महोदय, ठीक, जॉन लॉक, ठीक है, हाँ सही है। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता क्या है? अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता बतानी। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत क्या है? ऐतिहासिक सिद्धांत मतलब एक, हाँ ठीक है, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत क्या है इसकी बात, सही कह रहे हैं। यहाँ पे तात्पर्य इस बात से है कि 11 नंबर बताना है आपको। हाँ वो हो गया, हाँ सही है। ये देखिए, पिछला वाला सवाल हमारा जॉन लॉक ने कहा था, अधिकारों की ऐतिहासिक की बात को ये बताना कि अधिकार का जन्म कैसे हो रहा है और अधिकार सबसे ज्यादा मजबूत कहाँ पे होंगे, यह बात हमें बतानी है। अधिकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे राज्यों की अधिकार जो है वो राज्यों की परंपराओं की देन है। ट्रेडिशनल गिफ्ट ऑफ स्टेट्स है, स्टेट ही हमारे अधिकार को प्रदान करते हैं, यही हमारे किसी भी अधिकार को प्रदान करेंगे। किसी भी फंडामेंटल राइट अगर जो आपको मिल रहा है वो अगर राज्य है वहां पे तभी वो प्रदान, अगर राज्य विहीन सत्ता है तो वहां पे किसी भी के भी अधिकारों की सूचना आपको नहीं मिल पाएगी। और सूचना के साथ साथ कि आपको अधिकार दिए जाए या ना दिए जाए, ये जनता से पूछा जाता है, जनता पे थोपा नहीं जाता है कोई अधिकार, तो उसकी बात की जा रही है। ठीक, प्रभाव की एक विशेषता नहीं है, जो इन्फ्लुएंस की एक विशेषता नहीं है। इन्फ्लुएंस की एक विशेषता मतलब इन्फ्लुएंस की क्या क्या विशेषता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए इन्फ्लुएंस की क्या क्या विशेषता है। सही कहा आपने, हाँ, इन्फ्लुएंस की क्या क्या विशेषता है। ठीक, इसे द्विसंबंध होता है। हाँ, आप कभी किसी को इन्फ्लुएंस करेंगे तो उसमें दो व्यक्ति का होना जरूरी है। आप किसको इन्फ्लुएंस करेंगे? द्विसंबंध तो है, उसे महसूस किया जा सकता है, हाँ महसूस किया जाता है। उसे देखा नहीं जा सकता, हाँ देखा नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि अमूर्त है। ठीक, उसे देखा जा सकता है, उसे देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता। ठीक, प्रभाव क्या है? अमूर्त व्यवस्था है। हाँ, नेहा मिश्रा गुड मॉर्निंग। कानून संप्रभुता का आदेश है, यह किसने कहा था? कानून संप्रभुता का आदेश है, यह किसने कहा था?
कानून और सोवरेंटी के बीच में जो संबंधों को बताएगा, हाँ, वह उसकी मेजोरिटी को कौन स्पष्ट कर रहा है, यह बात यहाँ पे हमें बतानी है। इसका संबंध किसके है? कानून की संप्रभुता। कानून को सुपरमेसी कौन बता रहा है? कानून को सुपरमेसी हमारे ऑस्टिन महोदय ने, मैंने अभी बताया ना, ऑस्टिन महोदय ने कानून की सुपरमेसी की बात की थी हमेशा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व राज्य को एक अन्य समुदाय से अलग करता है? राज्य को अलग करता है अन्य समुदायों से। वह कौन सी चीज है जो राज्य को अन्य चीजों से अलग करती है? बी नहीं होगा, एपी चौहान, ए होगा। कौन सी चीज अलग करती है? देखिए, राज्य को किसी भी समुदाय या संगठन से अगर राज्य को अलग होना है तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए? उसके अंदर सबसे पहली सोवरेंटी। मतलब कि देखिए, राज्य का सबसे प्रभावी गुण जो है, सबसे प्रभावी गुण जो है वह सोवरेंटी है, वह सोवरेंसी है। सोवरेंटी, अगर कुछ भूभाग हो या ना हो, प्रशासन हो या ना हो, जनसंख्या हो या ना हो, अगर सोवरेंटी नहीं रहेगी तो ये सारी चीजें समाप्त हो सकती हैं। सोवरेंटी के केंद्र में ही राज स्थापित होता है, उसके अलग अलग आयाम बनते हैं। फिर जो द बुक है, हु रॉट द बुक द स्टेट एंड द रिवोल्यूशन, इसकी बात द स्टेट एंड द रिवोल्यूशन में क्या कहा गया है ये भी बताना है। नेहा मिश्रा, आप लोग ये भी बताइए। रामानुजम यादव, एपी चौहान और ये सब जितने भी हैं, आप लोग ये भी बताइए, द स्टेट एंड द रिवोल्यूशन किताब में कहा क्या गया है? कहा क्या गया है? ठीक, सही कह रहे हैं। देखिए, लेनिन ने कहा है। अब क्या कहा है? ये किताब को कब लिखा गया? 1917 में। ये जो मार्क्सवादी विचारधारा थी ना, उस विचारधारा को धरातल पे लाने का काम इस किताब ने किया। उस विचारधारा को धरातल पे लाने का काम इस विचारधारा ने किया। हाँ, गुड मॉर्निंग। 1688 में हुए गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध किस देश से है? गौरव 1688 में क्रांति हुई और वो कहां पे हुई? सबसे पहले तो ये बताना, उस क्रांति के अन्य नाम क्या थे? उस क्रांति के अन्य नाम क्या थे? उसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसे जाना जाता है एक रक्तहीन क्रांति। क्या कहते हैं? रक्तहीन क्रांति। ठीक, यह कहां हुई थी? हमारे इंग्लैंड में। ठीक है ना? अगला सवाल। हाँ, राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन किसका है? राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ, अब यहाँ पे राज्य को महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, तो राज्य को कौन सी विचारधारा महत्वपूर्ण बताएगी? राज्य को कौन सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा बताएगी? वो राज्य को सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा जो स्टेट्स की वैल्यू करेगा, जो स्टेट को सुपरमेसी के रूप में देखेगा, वो कौन कर रहे हैं? हमारे गार्नर महोदय। गार्नर ने स्टेट की सुपरमेसी को पे प्रभाव दिया था। ठीक, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? मतलब कि काल्पनिक कौन कौन से सिद्धांत हैं? कौन कौन से सिद्धांत काल्पनिक है, पहले तो ये पता हो, तब हम बता पाएंगे काल्पनिक कौन सा नहीं है। देखिए, क्या देवी सिद्धांत क्या है? देवी सिद्धांत एक काल्पनिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत की कोई वास्तविक परिभाषा या वास्तविक स्वरूप नहीं है। अलग अलग समय में राज्य को अलग अलग रूप में देवी सिद्धांत में बताया गया। शक्ति सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत भी क्या कहता है? यह भी कहता है कि जिसके पास शक्ति होगी, इसका भी व्यवहारिक स्वरूप एक काल्पनिक संकल्पना है। और दूसरा, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौता कैसे? अगर किसी वर्ग विशेष ने आपस में समझौता कर लिया, ठीक, आपस में समझौता कर लिया कि हम तुम्हें सत्ता में बैठने का मौका दे रहे हैं, हाँ, लेकिन यह कोई एक काल्पनिक बात हो गई कि हम किसी को मौका दे रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन जो ऐतिहासिक सिद्धांत है, ऐतिहासिक सिद्धांत की वहां पे डेमोक्रेसी की स्थापना की जाएगी या तानाशाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी, हाँ, वो व्यवस्थाएं ही राज्य को सुचारू रूप से चलाएंगी। इसकी बात कहाँ की गई है? ऐतिहासिक सिद्धांत में की गई है। ठीक, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं है? अब देखिए, परंपरागत ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस के क्या क्या लक्षण है? पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए, ठीक है ना? बताइए। हाँ, हिस्टोरिकल, सही कह रहे हैं।
अच्छा, किसने कहा था? हाँ, सही कह, देखिए परंपरागत राजनीतिक विचार के लक्षण क्या क्या है। अगर कोई परंपरागत राजनीति, कोई भी स्यूडो साइंस का कोई भी विषय हो, ठीक, तो वो क्या कहेगा? हाँ, गुड मॉर्निंग। वो क्या कहेगा? स्यूडो साइंस का कोई भी विषय होगा वो एब्सोल्यूट, जो अब्स्ट्रैक्ट नेचर होगा, अमूर्त होगा, उसको देखा नहीं जा सकता है, काल्पनिक होगा, ठीक, वह दार्शनिकता पे बल देगा। परंपरावादी जितने भी स्यूडो साइंस के विषय हैं, हाँ, गुड मॉर्निंग सोनी सिंह, हाँ। और जो, क्या कौन सा लक्षण नहीं होगा? तथ्यों के अध्ययन पे बल नहीं देगा। साइंस इस पे बल देता है, स्यूडो साइंस के विषय जो है, जैसे पॉलिटिकल साइंस जो है वो स्यूडो साइंस का विषय है, ठीक, तो वो इन तथ्यों पे बल नहीं देंगे। सत्ता बदल, जैसे हम विश्व के इतिहास में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि जनता जिसके साथ है उसी की सत्ता होगी, नहीं, बदल भी सकती है सत्ता, ठीक, ये कोई नहीं कि अच्छे के साथ अच्छा ही हो, बुरे के साथ बुरा हो। राजनीतिक विज्ञान में इसकी जगह नहीं होती है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे, आप फिजिक्स पढ़ेंगे, तो वहां पे लाइट की ड्यूअल नेचर बता दिया गया है, वहां पे जो मैटर का जो प्रॉपर्टी है वो बता दिया गया है। वहां पे तथ्यों की बात की जाती है, लेकिन स्यूडो साइंस के विषय में हम तथ्यों की बात नहीं करते, हम अवधारणाओं की बात करते हैं। और गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी, और गीता रहस्य में क्या लिखा गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। हाँ, बताइए, गीता रहस्य किसने लिखी थी? हाँ, बीजी तिलक महोदय। कौन? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। ये किससे भी बहुत बेहतरीन किताब है गीता रहस्य। इसमें कुछ ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं, सत्ता, मतलब कि जितने भी आप पॉलिटिशियन देखेंगे, जो बड़े बड़े इलीट वर्ग के पॉलिटिशियन वर्तमान में, उन सब ने गीता रहस्य को अच्छे से अध्ययन किया है, वो जनता के मूड को समझते हैं इसलिए। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अध्यक्ष पद पे कब चुने गए थे? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे कब चुने गए थे? ये बताइए, महात्मा गांधी जी कब चुने गए थे? सही कह रहे हैं। हाँ, कौन सा अधिवेशन था? कौन सा अधिवेशन था यह भी बताना है, ये कौन सा अधिवेशन था? यह 1924 में, दिसंबर 1924 में यहीं से हिंदुस्तान दल की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान दल के बल पे की स्थापना करके अलग अलग उसकी, हाँ ठीक है, सही है। अगला सवाल, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका है? मतलब कि युद्ध की प्राथमिकता, युद्ध को मजबूत तत्व बताया जा रहा है। जिसे जीना है उसे युद्ध करना पड़ेगा। जो युद्ध की बात कर रहा है वो कौन युद्ध की बात कर रहा है? वो हमारे पास एक ही महोदय थे, मुसोलिनी। अब आप लोग ये बताइए, मुसोलिनी का संबंध किस देश से है? इसका संबंध किस देश से है? किस देश से है? ठीक, और इसका शासनकाल भी बताना, इसका शासनकाल। तीनों सवाल, दोनों सवालों के जवाब अतिरिक्त रूप से देने हैं आपको, ठीक। अगला, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है? किस अनुसूची के मध्य केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा है? किस सूची के मध्य, किस सूची के मध्य बंटवारा है, यह बताना है। सही है, सातवीं अनुसूची। अब आप लोग ये बताइए, पांचवी में क्या है और छठवीं में क्या है? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, उन सब के प्रशासन से संबंधित है। छठवीं में क्या है? इन सब के इतर, इन सब के प्रशासन से संबंधित है। पांचवी और छठी में लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक। 24वीं में क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रवाद का महिमा और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जो मसीहा है, मसीहा, आधुनिक भारत का, आधुनिक भारत का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? ठीक, बताइए इसका सवाल का जवाब।
राजा राम मोहन राय, हाँ। अब राजा राम मोहन राय का आप लोग कार्यकाल बताइए, इनका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका कार्यकाल भी आपको बताना है, ये कब से कब तक थे और यह किसके दरबार में थे, और इन्होंने इन्हें क्यों कहा जाता है, वाई इन्हें ये बात क्यों कही जाती है, ये बात आप लोग इसको जान के रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सत्ता का विलय, सत्ता का विलय, मर्जर ऑफ पावर इज अ फ्यूचर ऑफ व्हाट, मर्जर ऑफ पावर इज अ फ्यूचर ऑफ व्हाट, मर्जर ऑफ पावर किसका फ्यूचर है, हाँ बताइए। देखिए, सत्ता का विलय किसके किसके माध्यम से किया जा सकता है, सत्ता, सत्ता जो है वो कैसे कैसे मिलाई जा सकती है, हाँ सरवण जी सही कहा आपने। संसदीय सरकार के द्वारा सत्ता का विलय किया जा सकता है, सत्ता को, सत्ता की विशेषताओं को बताया जाता है, हाँ। सत्ता को स्थापित किया जा सकता है, हाँ। अध्यक्षीय व्यवस्था में सत्ता को स्थापित किया जा सकता है, हाँ। सत्ता को स्थापित करने की बात की जा रही है यहाँ पे, तो संसदीय व्यवस्था में भी है, अध्यक्षीय व्यवस्था में भी है, इन दोनों में से, या इन दोनों में से नहीं, तो ये नहीं होगा, हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों। ठीक, अगला सवाल, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, और साथ में ये बताना है कब की थी, कब किया था। ठीक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी और किसने की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी और किसने की थी, ये भी बताना है। सही कह रहे हैं। ठीक है, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, कब की थी, 1939 ने की थी। और साथ में ये भी बताए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह उन्होंने कब कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह उन्होंने कब कहा था, यह उन्होंने कहा था 1944 में। ठीक, और कहाँ कहा था, जब उन्होंने 1943 में एक दल को स्थापित कर दिया था, उसके बाद उसी दल को संबोधित करते हुए सिंगापुर में उन्होंने ये भी कहा था, ये भी कथन आ रखा है। ठीक, महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे स्वीकार किया, चलिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु तो पता बताइए, और साथ में साथ आध्यात्मिक गुरु भी बताइए। आध्यात्मिक गुरु बताइए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के साथ साथ आध्यात्मिक गुरु भी बताइए। महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु का नाम भी बताइए। सही कह रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, देखिए इसका तो हो जाएंगे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, और इसके हो जाएंगे रायचंद्र जी, श्रीमान रायचंद्र सर जी। सर जी 25 को अगेन, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सत्ता का विलय कैसे, सत्ता को स्थापित किया गया, यहाँ पे सत्ता का विलय से मतलब है सत्ता को कैसे स्थापित किया जाए, सत्ता को स्थापित करने के लिए, कोई भी सत्ता को स्थापित करना है तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी व्यवस्था है। ठीक, तो 28वां सवाल बताने, संविधान प्रारूप के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, ठीक, तो वो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32 है। ठीक, और आप लोग ये बताइए, जवाहरलाल नेहरू ने किसे अब संविधान की आत्मा कहा है, ये बात हमें पता होनी चाहिए कि किसने किस किस को आत्मा कहा है, किसने किसी किसको एक पूंजी कहा है, किसने एक आदर्श मार्गदर्शक कहा है, यह प्रस्तावना को कहा गया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह में न्यायिक पूर्वावलोकन, न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्राप्त है, न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्राप्त है, हाँ सही है बता रहे हैं। ठीक, देखिए
हाँ सही कह रहे हैं। अनुच्छेद 13, 251 और 254 में, 254 में, ठीक। सही है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा गया? आधुनिक मनु मतलब जो मनुस्मृति उस समय की थी। आधुनिक मनु किसको कहा गया? बी आर अंबेडकर जी को, ठीक है ना। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान, देखिए कार्यपालिका शक्ति जो चीजों को धरातल पे लेके आ रहा है, जिसको आप दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, ठीक। हाँ अम्बेडकर जी सही है। जिसको आप दिन प्रतिदिन देख रहे हैं वो कौन है? राज्य के क्षेत्र में बताना है। राज्य में जिसके नाम पे सारे कार्य हो रहे हैं। राज्य जैसे केंद्र में राष्ट्रपति सारे कार्य कर रहा है, वैसे राज्य में वो व्यक्ति सारे कार्य कर रहा है। उसके हस्ताक्षर के बिना कोई अध्यादेश, कोई भी एक फॉर्म तक नहीं आएगा। जो आपके अध्यक्ष चुने जाएंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष चुने जाएंगे, वह सभी किसके बदौलत चुने जाएंगे? गवर्नर, आर्टिकल 154 की बदौलत, ठीक। हाँ सही है। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अभिव्यक्त किस प्रकार किया गया है? सकारात्मक, नकारात्मक की इन दोनों में। हमारे यहाँ धर्म की स्वतंत्रता की जो बात की गई है वह किस प्रकार से की गई है, यह बताइए। धर्म की स्वतंत्रता। हम्म, हाँ सही कह रहे हैं। भाग 3 में, हाँ भाग 3 में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के धर्मों की बात की। देखिए हमारे यहाँ क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, लेकिन वो अंतःकरण आपके हो। किसी, ये नहीं कि आपको नर बलि चाहिए तो आप किसी को उठा के लेके आ जाए ना। ये नकारात्मक करने से रोकता भी है ये आपको, कि आप किसी का विरोध कर सके। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। नकारात्मक कहने का मतलब ये नहीं, नकारात्मक मतलब कि वो ना कहता है कि आपको किसी को बाध्य नहीं करना है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत में नागरिकता संबंधित विधान बनाने का प्राधिकार कौन है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान बनाने कौन है? हमारी संसद को है, ठीक। अगला सवाल। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन उपबंधित है? पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन उपबंधित है, यह बताना है। हाँ ठीक। हम्म, सही कहा आपने। 48 का ए में। इसे कब लाया गया? अब देखिए ए आ गया मतलब इसमें संशोधन हुआ है। यह कब हुआ? हमारा 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक। सही है। अगला सवाल बताइए। हाँ, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वैश्य मताधिकार, सार्वजनिक वैश्य मताधिकार अर्थ पता होना चाहिए। व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? सार्वजनिक वैश्य मताधिकार की बात किस अनुच्छेद में कही गई है, यह बताइए। सार्वजनिक वैश्य मताधिकार कहाँ पे है? सही कह रहे हैं, सही है। 326, 326 में। हमारे लिए निर्वाचन से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद है हमारे पास 324 से 329। उसमें 326 में बात की गई है सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार की सबको मत देने का अधिकार होगा, ठीक है ना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता निर्वाचित प्रतिनिधि, मतलब कि जिस प्रतिनिधि को आप चुन रहे हैं, अधिकारों का व्यवहार संतोषजनक नहीं रहता है, जनता उसे पद से हटाकर नए प्रतिनिधि चुन सकती है। मतलब कि अगर उसने अपना ऑप्शन नहीं दिख रहा है सर, 200, 326, अच्छा नहीं दिख रहा था, हाँ अब तो दिख ही रहा होगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा?
जनता को एक अधिकार प्राप्त है, ठीक, जनता को अधिकार प्राप्त है कि वह उसे हटाकर रिकॉल का अधिकार। भाई साहब आपने कार्य नहीं किया, आप अपने पद से हटिए। आपने बात किया था सबका विकास करेंगे आप, आपने विकास नहीं किया। आपने कहा था सड़क बनाएंगे आप, सड़क निर्माण का कार्य होगा, लेकिन आपने नहीं किया। तो ये किस में आएगा? रिकॉल में आएगा। ठीक है, अगला सवाल। हाँ, जो संविदावादी है, जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, वह किस बेसिस पे है और उसको शांति और सद्भाव की सुरक्षा किसने कहा था? कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बातें किसने कही थी और ये कब हो रहा है? ठीक, ये बताना है आपको, बताइए। हाँ सही कह रहे हैं हमारे जॉन। देखिए ये जहां पे भी उदारवादी विचारधारा आए तो वो जॉन लॉक है। यह इन्हीं जैसे लोगों ने ही जो गिग इकोनॉमी है ना, गिग इकोनॉमी की अवधारणा को जन्म राजनीतिक विज्ञान के रूप में बहुत पहले जॉन लॉक ने ही इसका वर्णन कर दिया था। मैं ही राज हूं, यह घोषणा किसने की थी? मैं ही राज हूं, मैं ही राज हूं, ये कौन कह सकता है? ये कौन कह सकता है? कोई राजा कह सकता है। लुई 14। मैं ही राज हूं, मेरे में ही सारी शक्तियां हैं, मेरे लिए ही सारी शक्तियां हैं। राजनीतिक के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीतिक। यह किसने कहा है? यह कौन कह सकता है? यह कौन कह सकता है जो अपने आप को सर्वोच्च बताए कि कि जो राजनीतिक के केंद्र में हो, जो एक राजनीतिज्ञ हो, वह कौन हो सकता है? बर्गर महोदय। मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? राज्य के कितने अंग हैं? सील नहीं, अच्छा हाँ हाँ सील होंगे, हाँ सील होंगे, सॉरी। सील महोदय, ये एक राजनीतिक थे तो इन्होंने इसकी बात की। ये एक राजनीतिक थे तो इन्होंने, हाँ सील होंगे, सील होंगे, ठीक, सही कहा आप लोगों ने। सील मोहन है। ये एक बर्गर एक राजनीतिक थे, इन्होंने राजनीतिक दलों की अवधारणा की बात की थी। मनुस्मृति के अनुसार राज्य के, हाँ हाँ सही है, राज्य के कितने तत्व है? राज्य के 7 तत्वों की बात की थी। मनु ने 7 तत्वों की बात की थी, उसी में मात्य अमात्य की बात की गई थी, राजत्व की बात की गई थी। ठीक, अगला सवाल। भारत अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में, ठीक, नीदरलैंड। संयुक्त राष्ट्र संघ किस सदस्य को निषेध वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है? वीटो शक्ति जो अस्थाई होंगे, उससे इतर जो भी होगा उसको वीटो शक्ति प्राप्त होगी। तो कौन है एक हमारे पास जो, देखिए जर्मनी जो है वह इसका सदस्य नहीं है, ठीक है, अस्थाई सदस्य नहीं है। ठीक, भारत के न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का न्यायवादी का पद संविधान में उल्लेखित है। अगर संविधान में उल्लेखित अगर कोई पद है तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा? उसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। और आप लोग ये बताइए महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है? भारत के संविधान के किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है, यह बताना है। ठीक, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 76, आर्टिकल 76, ठीक, प्रेसिडेंट। हाँ, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। अगला सवाल, द्विराष्ट्र सिद्धांत में कौन सा दल विश्वास करता था? द्विराष्ट्र सिद्धांत, पहली बात तो पता होना चाहिए द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था। द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की, 2 राष्ट्र होने चाहिए, एक ही देश में 2 राष्ट्र की बात कौन कर सकता है? क्या यह बात कांग्रेस कर सकती है? क्या यह बात कांग्रेस कर सकती है? यह कांग्रेस नहीं कर सकती, कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती, समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं कर सकती। हाँ, यह कौन बात कर सकता है? मुस्लिम लीग। उसकी अवधारणा ही इसी बात पे टिकी हुई थी, ठीक है ना। अगला सवाल,
स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कोई गर्म दल का नेता, लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक। ठीक। ए, समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला, समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग की सबके लिए समानता, समाजवाद शब्द का प्रथम बार रॉबर्ट ओवेन, रॉबर्ट ओवेन। अगला सवाल, हाँ क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? कितने सदस्य अस्थायी हैं? कितने सदस्य अस्थायी? और वर्तमान में ये भी बताइए अस्थायी सदस्य का इस समय अध्यक्ष कौन है? ठीक, कुल सदस्य टोटल मिला के 15 हो जाएंगे, 5 वो और ये अस्थायी सदस्य 10 है। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? केंद्रीय कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है, कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी। हाँ 10 सही है। कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी कहाँ है वर्णित? हाँ हमारे लोकसभा के प्रति, राज्यसभा इसके प्रति उत्तरदायी नहीं है, संसद में दोनों आ जाएंगे, तो इसीलिए संसद नहीं होगा, इसीलिए लोकसभा होगा। ठीक है, जब आप किसको चुनते हैं? आप लोकसभा को चुनते हैं ना। तो अगला सवाल, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल क्या है, किसके प्रसाद पर्यंत है? राज्यपाल हमारा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा? हमारा राष्ट्रपति करेगा। भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन, प्रीवी पर्स की बात कर रहा है, प्रीवी पर्स को हटाने की बात, प्रीवी मैंने आपको बताया है, प्रीवी पर्स से लेके भारत में जो संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाने की जो बात की गई है, वह एक पूरी यात्रा है, वो प्रीवी पर्स से प्रारंभ होती है और फंडामेंटल राइट तक जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। हाँ सही कह रहे हैं, 26वां संविधान संशोधन 1971 में। ठीक, हाँ सही है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, ये बताइए किसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है? भारत के संविधान में किसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये भी बताइए। चलिए, कौन सा ऐसा पद है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है? भारत के संविधान में कौन सा ऐसा पद है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है? जल्दी बताइए। भारतीय संविधान में कौन कौन से ऐसे पद हैं जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है? राज्यसभा क्या? हाँ सही है, राज्यसभा। हाँ हाँ हाँ, इंदिरा गांधी, हाँ सही है। सही कह रहे हैं। और देखिए, जिसका कार्य 6 वर्ष का होता है, हमारे राज्यसभा के एमपी, किसके? राज्यसभा के। ठीक, और कौन? हमारे एमएलए, एमएलसी। ठीक, राज्य विधान परिषद जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं। और कौन? हमारे यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं, इनका काल 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक, ये 3 लोग का काल 6 वर्ष का होता है। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना में जोड़ने की बात कर रहा है, कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? ठीक, कौन कौन से? हाँ आरएस के एमपी, हाँ सही है। कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं ये बताना है। 42वें में क्या जोड़ा गया है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ठीक, राष्ट्र की एकता और अखंडता। 54, गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ क्या है? अहिंसा का अर्थ क्या है? गांधी जी ने अहिंसा के, राधे राधे, गांधी जी के हिसाब से अहिंसा का अर्थ क्या है? अहिंसा का अर्थ क्या है? आध्यात्मिकता पे बल देते हुए बुराई का प्रतिरोध करना। ठीक, उसको रोकना। ठीक है ना। अगला सवाल, सामाजिक संविदा, कॉन्ट्रैक्ट
सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो किताब थी वह कौन लिख रहा है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कौन कर रहा है? जो जनरल विल जिसने लिखा, हमारे रूसो महोदय ने, सबकी इच्छाओं की जिसने बात की थी। ठीक है, अगला सवाल, नाजीवाद का जनक कौन था? नाजीवाद का जनक कौन था? नाजीवाद का जनक हमारे हिटलर महोदय थे, हिटलर जी थे। ठीक, हिटलर। ठीक, मेरा संघर्ष, इनकी किताब जरूर पढ़िएगा आप लोग, कभी भी मौका मिले तो ये इनका, इनकी किताब है मेरा संघर्ष। हिटलर जैसे आदमी की बात को, आप उसके संघर्षों की यात्रा को आराम से देख सकते हैं। ठीक, हिटलर ने किया था। ठीक है, आप लोग को ये सत्र कैसा लगा? आज का हमारा ये सत्र शायद अब सवाल नहीं है, हाँ। ठीक, तो आज का सत्र आप लोग को कैसा लगा अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आज नया साल है, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास, आपको जो सुझाव चाहिए हैं, जैसा सेशन आप लोग चाहते हैं वैसा बताइए। आप लोग के सुझाव से कल से चैप्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं। कुछ क्लासेस यूट्यूब पे आपको मिलेंगी, कुछ क्लासेस आपको अब ऐप पे क्लासेस चलेंगी। तो आप लोग, एंड्रॉयड ऐप है, वो एंड्रॉयड ऐप द स्मार्ट विजन क्लासेस का एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और जो सत्र चल रहे हैं इन सत्रों को ज्वाइन कीजिए। काफी हर एक सब्जेक्ट के लिए बेहतरीन से बेहतरीन टीचर है। ठीक, और जो भी जैसा भी सुझाव आप लोग को हो वो सुझाव को बताइए, उन सुझाव पे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और आप लोग के लिए एलटी में आप लोग के लिए बहुत लाभकारी रहेगा ये सत्र। ठीक, आप सब लोग को पुनः नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके और आपके पूरे परिवार को नव वर्ष में लक्ष्मी का भंडार बढ़े, सरस्वती ज्ञान की पूजा हो और ज्ञान के प्रति आप लोग का झुकाव सदैव बना रहे। ज्ञान ही पूंजी है, यही आपको अमृत प्राप्त कराएगी। आप सबके लिए दिल से शुभकामनाएं, सबका कल्याण हो, साथ में हमारे टीवीएस क्लासेस का भी कल्याण हो। आप लोग अपनी शुभकामनाएं इस संस्था को जरूर दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।